हेलो दोस्तों, ऑर्गेनिक कक्षा में एक बार फिर आपका स्वागत है। अंतिम प्रहार सीरीज के आखिरी लेक्चर के अंदर आज हम हैं, क्योंकि कल हमारा पेपर है और हम पूरी तरीके से तैयार हैं। दोस्तों, मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि आप में कॉन्फिडेंस ठीक ठाक होगा, आपने अच्छे से पढ़ाई करी होगी और कल आप अच्छे से मचाने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल चिंता मत करिए, पेपर बहुत आसान आएगा, लोड लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप शुरू से ये सोच के चलेंगे कि पेपर बहुत टफ आएगा, बहुत टफ आएगा, बहुत टफ आएगा, तो आप कभी नहीं जीत पाएंगे। आधी जंग दोस्तों भरोसे से जीती जाती है, कॉन्फिडेंस से जीती जाती है। अगर आपका तैयारी है, अगर आपकी चीजें कंप्लीट है, उसके बाद भरोसा रखिए अपनी तैयारी पर। क्या आएगा? ऐसा कुछ भी नहीं आ जाएगा जो आपने नहीं पढ़ा है, वही आएगा। अगर अभी तक आज तक अगर ये आ रहा था कि मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम बनाओ, तो अब ये आ जाएगा कि ब्रेन का डायग्राम बनाओ। बस यही टफ है, और क्या टफ है। तो आप बिल्कुल डरे ना, बिल्कुल भी परेशान ना हो, भरोसा रखिए खुद पर। आपने बहुत अच्छी तैयारी करी है, आराम से पढ़िए, मस्ती से पढ़िए। जल्दी अंतिम प्रहार सीरीज के नेक्स्ट लेक्चर को अपन निपटा देते हैं। जो जो भी इंपॉर्टेंट बातें बच रही है वो खत्म कर लेते हैं और फिर तैयार हो जाते हैं अपने एग्जाम के लिए। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अंतिम प्रहार सीरीज के लिए। सबसे पहले रिएक्शन विद वाटर हम समझ रहे हैं। देखो बेटा, ये है हमारी रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज क्या सर? मेटल को हमने उनकी रिएक्टिविटी के बेसिस पे जमा रखा है एक सीरीज के अंदर। जो सबसे ऊपर है वो लोग है दादा लोग। दादा लोग मतलब वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, जो बीच में है वो थोड़े कम दादा है, और जो बिल्कुल नीचे नीचे है वो बेचारे बिल्कुल भी दादा नहीं है, मतलब वो बिल्कुल कम रिएक्टिव है। तो इनकी सबसे ज्यादा चलती है, इनकी थोड़ी कम चलती है और इनकी सबसे कम चलती है। दोस्त, पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम, तुम्हें ध्यान रखना ये हमेशा किसके साथ रिएक्ट करेंगे? ये तीनों हमेशा रिएक्ट करेंगे रिएक्ट विथ हॉट वाटर, रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर। ठीक है सर, समझ गए। तुम्हारा मैग्नीशियम जो है ना दोस्त, ये तो इन तीनों का ग्रुप हो गया, एक मैग्नीशियम हो गया। मैग्नीशियम जो है तुम्हारा रिएक्ट विथ ऑलवेज, रिएक्ट विथ हॉट वाटर, रिएक्ट विथ हॉट वाटर। समझे दोस्त? ये जो है एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन, ये रिएक्ट विथ स्टीम, रिएक्ट विथ स्टीम, स्टीम। ठीक है सर, ऐसा क्यों? ऐसा यूं बेटा कि पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम जो है वो ऑलरेडी रिएक्टिव है, मतलब उनके पास ऑलरेडी बहुत सारी एनर्जी है, तो उनको पानी की एनर्जी की जरूरत नहीं है, इसलिए पानी ठंडा भी होगा तो वो रिएक्ट कर जाएंगे। मैग्नीशियम थोड़ा कम रिएक्टिव है, तो उसको थोड़ी एनर्जी की जरूरत है, इसलिए उनको हॉट वाटर दिया है। और ये थोड़े और कम रिएक्टिव है, इसलिए थोड़ी और एनर्जी दी है, इसलिए इसको स्टीम से रिएक्ट कराया। अब एक बात ध्यान रखना, जो पहला ग्रुप है उसके अंदर जो सोडियम, पोटेशियम है और सोडियम है, ये जब भी पानी के साथ रिएक्शन शो करेंगे, ये जब भी पानी के साथ रिएक्शन शो करेंगे तो एक्सप्लोजन होगा। क्या होगा दोस्त? एक्सप्लोजन होगा, खतरनाक, और निकलेगी हाइड्रोजन गैस। एक्सप्लोजन होगा और क्या निकलेगी? हाइड्रोजन गैस। दूसरी जो तुझे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है, जो तेरा कैल्शियम और मैग्नीशियम है ना दोस्त, कैल्शियम और मैग्नीशियम जब भी ये पानी के साथ रिएक्ट करेंगे, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम जब भी पानी के साथ रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन गैस तो निकलेगी, हाइड्रोजन गैस तो निकलेगी, प्लस तुम्हारे कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है वो फ्लोट करेंगे ऑन वाटर, फ्लोट ऑन इट। क्योंकि हाइड्रोजन गैस निकल रही है, हाइड्रोजन गैस निकलने के कारण, चूंकि हाइड्रोजन गैस निकल रही है और हाइड्रोजन के बबल जो है और कैल्शियम और मैग्नीशियम को अपनी सतह पर फ्लोट करवाएंगे, तो यहां पर इस केस में होगा फ्लोट। ठीक है दोस्त, यहां पर तुम्हें दो चीजें ध्यान रखनी है। एक आयरन का ध्यान रखना है, जब आयरन पानी के साथ रिएक्ट करेगा तो एक ऑक्साइड बनेगी जिसको तू बोलता है Fe3O4, Fe3O4, और जब एल्यूमिनियम रिएक्ट करेगा पानी के साथ तो एक ऑक्साइड बनेगी जिसको तुम बोलते हो Al2O3। ठीक है, Al2O3। समझ गए दोस्त? ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो रिएक्शन विद वाटर से आ सकती है। घुमा घुमा के क्वेश्चन आ सकता है बेटा, घुमा घुमा के। और एक क्वेश्चन मुझे आते हुए दिख रहा है यहाँ से, एक क्वेश्चन मुझे 100% आते हुए दिख रहा है, डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट, डायरेक्ट या फिर कैसा? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट क्या आ जाएगा सर? इनडायरेक्ट तुझे आ जाएगा कि व्हाई कैल्शियम फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। तो तुम क्या बताओगे कि बेटा मतलब पेपर वाले सर, कि उसके अंदर से जब भी हम कैल्शियम को पानी के अंदर डालेंगे तो रिएक्शन होगी जिसमें हाइड्रोजन के बबल्स निकलेंगे और वो बबल्स के कारण कैल्शियम मैग्नीशियम फ्लोट करेगा। ये तो इनडायरेक्ट। डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया। एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन तुम्हें आ सकता है कि जब भी मैंने आयरन और हाइड्रोजन को रिएक्ट किया तो एक ऑक्साइड बनी जिसको मैंने बोला Fe3O4, तो Fe3O4 का फॉर्मूला लिखना आ सकता है। ठीक है, कोई भी बना के एक सिनेरियो इसी के अंदर से आपको क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना दोस्त। अच्छा, एक चीज इंपॉर्टेंट समझ, एक चीज इंपॉर्टेंट समझ फटाफट, एक इंपॉर्टेंट चीज समझ। इंपॉर्टेंट चीज ये होती है, एक होता है HNO3, ये थोड़ा रैंडम बात है लेकिन इसको यहीं पे क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, एक होता है HNO3, HNO3। सर इनका क्या होता है? ये लोग क्या रिएक्ट नहीं करते? नहीं, ये रिएक्ट नहीं करते पानी के साथ। ठीक है, तो नो रिएक्शन विद वाटर। इधर समझो, HNO3 जो होता है ना बेटा, ये हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये क्या है? हाई या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये दोस्त, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट HNO3। इसी को आप क्या कहते हो? नाइट्रिक एसिड। इसी को कह देते हैं दोस्त नाइट्रिक एसिड,
इसी को क्या कह देते हो आप, नाइट्रिक एसिड। तो HNO3 जब किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, जनरली क्या होता है कि कोई भी कोई एसिड किसी मेटल के साथ रिएक्ट करे तो निकलनी चाहिए हाइड्रोजन गैस, ठीक है, जनरली ऐसा होता है। जैसे HCl जब HCl के साथ जब सोडियम रिएक्ट करता था तो हम बोलते हैं NaCl प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती थी। लेकिन HNO3 ये भी एक एसिड है, तो अगर ये भी किसी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो कायदे से क्या निकलनी चाहिए, हाइड्रोजन गैस, पर ऐसा नहीं होता। HCl किसी भी मेटल के साथ हाइड्रोजन गैस नहीं देता, किसी के साथ नहीं देता, सिर्फ दो, एक्सेप्ट दो के साथ देता है। एक का नाम है मैग्नीशियम और एक का नाम है मैग्नीज। तो क्या करता है सर, ऐसा क्यों नहीं देता? चूंकि ये बहुत ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का कंसेप्ट याद करो। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब जो दूसरे को क्या कर दे, ऑक्सीडाइज, मतलब दूसरे के अंदर क्या ऐड कर दे, ऑक्सीजन। चूंकि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, निकलने वाली हाइड्रोजन को ये ऑक्सीडाइज करके बना देगा उसको H2O के अंदर। क्या बना देगा, H2O, इसलिए निकलेगा H2O दूसरे मेटल्स के साथ। जबकि मैग्नीज और मैग्नीज के साथ क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। समझे, यहाँ क्या निकलेगा, H2O, और खुद कार में कन्वर्ट हो जाएगा। खुद कन्वर्ट हो जाएगा या तो ये NO में या NO2 में। ये क्या हुआ, HNO3 का खुद का रिडक्शन हो गया, उसने दूसरे को ऑक्सीडाइज करवा दिया। तो ये बात भी तुम्हें ध्यान रखनी है। इस पूरे पेज से आपको 100% एक क्वेश्चन कल देखने मिलेगा आपके एग्जाम के अंदर। फटाफट समझ लो इस बात को, फटाफट देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, साइड हट जाता हूं, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फटाफट देख लो। ले लिया, ले लिया दोस्त, ठीक है, ठीक है, चलो आगे समझो। आगे फाउंड इन फॉर्म इन अर्थ। देखो बेटा, ये भी वापस रिएक्टिविटी सीरीज आ गई। सर ये क्या रिएक्टिविटी सीरीज ही रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ाओगे क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है बेटा। जो इंपॉर्टेंट चीज है ना वो फटाफट समझ। देख बेटा, किस फॉर्म में ये अलग अलग एलिमेंट अर्थ के अंदर पाए जाते हैं ये हमको समझना जरूरी है, ठीक है। तो चलो इसको समझते हैं। देखो ये जो इनिशियल है ये पांचों, हम ये कह सकते हैं कि इनकी रिएक्टिविटी ज्यादा है। देखो एक ग्रुप बन रहा है, ये 5 का एक ग्रुप है, ये 3 का एक ग्रुप है, इस भाई को आपको कंसिडर नहीं करना है, और ये 5 का एक ग्रुप है। ऊपर के 5 हो गए, नीचे के 3 हो गए और नीचे के 5 हो गए। याद रखना, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम ये चूंकि हाईली रिएक्टिव है। याद है तुम्हें ये कैसे होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं। सर आपने बता ही दिया अभी। चूंकि ये सब हाईली रिएक्टिव होते हैं तो ये कभी भी फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते। तो नॉट फाउंड इन फ्री स्टेट, नॉट फाउंड इन फ्री स्टेट। अर्थ के अंदर ये कैसे पाए जाएंगे, नॉट फाउंड इन फ्री स्टेट। तो सर ये कैसे पाए जाएंगे, अलग अलग फॉर्म में पाए जाएंगे। या तो इनकी क्या मिलेगी, या तो इनकी ऑक्साइड्स मिलेगी, ठीक है, या तो ऑक्साइड्स मिलेगी या क्लोराइड्स मिलेगी या कुछ और भी मिल सकता है। याद रखोगे इस बात को, याद रखेंगे सर। दूसरी चीज, जिंक, आयरन और लेड ये थोड़े लेस रिएक्टिव है। ये क्या है, लेस रिएक्टिव है। तो ये हमेशा ये लेस रिएक्टिव है थोड़े, तो ये भी कंबाइंड स्टेट में ही पाए जाते हैं, कंबाइंड स्टेट में ही पाए जाते हैं। और इनकी कंबाइंड स्टेट 3 तरह की हो सकती है। एक हो सकता है कार्बोनेट, कार्बोनेट, ठीक है, एक हो सकती है ऑक्साइड और एक हो सकती है सल्फाइड। इन 3 फॉर्म में ये पाए जाएंगे, ठीक। ये जो है लास्ट के 2, ये लास्ट के 2 दिख रहे हैं, ये लास्ट के 2 AU और PT। तो जो AU और PT है दोस्त, AU और PT है, चूंकि ये एकदम लीस्ट रिएक्टिव है। कैसे है ये, लीस्ट रिएक्टिव, सबसे कम रिएक्टिव यही है। इसलिए ये हमेशा जनरली कैसे पाए जाते हैं, फ्री स्टेट में पाए जाते हैं दोस्त, फ्री स्टेट में पाए जाएंगे, अकेले पाए जाएंगे। और ये जो है कॉपर, ये नोट लगा देता हूं यहाँ पे, कॉपर प्लस मर्क्यूरी प्लस सिल्वर, ये दोनों केस में पाए जा सकते हैं। तो फाउंड इन बोथ स्टेट, इन बोथ स्टेट, ठीक है। फ्री में भी पाए जा सकते हैं प्लस कंबाइन में भी पाए जा सकते हैं। तो क्वेश्चन आपको कैसा आएगा सर, क्वेश्चन आएगा आपको मस्त तरीके से, और कैसे आएगा वो समझो। आपको दे देंगे ऐसा एक पार्टिकुलर एक एलिमेंट है, उस एलिमेंट की आपको ऑक्साइड पाई जाती है, और जब आप उसका कैल्सिनेशन कराओगे या रोस्टिंग कराओगे, जो मैं आपको आगे बता रहा हूं, तो क्या मिलेगा। तो पहले आपको देखना है कि किसकी ऑक्साइड पाई जाती है, तो इनके अंदर आपको पता लगा लोगे, ठीक है। रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर आपको एक एनालिटिकल क्वेश्चन आ सकता है कि ऊपर ही ऊपर रिएक्टिविटी सीरीज के है कोई जो मेटल वो क्यों फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते, ठीक है, क्यों ये बीच वाले जो है फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते। तो आप बताओगे कि इनकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, तो किसी ना किसी फॉर्म में किसी किसी के साथ रिएक्ट करके ही मिलेंगे, ठीक है दोस्त। क्लियर कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, पक्का ना, पक्का ना, बहुत बढ़िया बेटा, बिल्कुल कर लोगे, बिल्कुल भरोसा रखो दोस्त, भरोसा रखो। तुमने बहुत अच्छा पढ़ाई करी है, तुमने बहुत अच्छे से क्वेश्चंस करे हैं, तुमने बहुत अच्छे से सब कुछ करा है। आज के समय में आसपास एक पेपर, मैथ का पेपर देख के इतना घबराओ मत, ऐसा मत सोचो कि ये हो जाएगा, हो जाए, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा।
जो तुमने पढ़ा है ना वो सब आएगा, खुद पे भरोसा रखो, है ना, तुम आराम से कल बहुत अच्छा करने वाले हो। चलो ये समझ में आ गया, हट जाऊं साइड में, फटाफट ले लो इसका स्क्रीनशॉट, एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। क्या करते हैं फिर दोस्त, अपन आगे बढ़ते हैं, ले लिया होगा। आगे समझते हैं अपन एक चीज, देखो दो तरह से बेटा दो प्रोसेस आपको समझनी है। एक प्रोसेस का नाम है रोस्टिंग। रोस्टिंग, ये रोस्टिंग सर वो वाली है क्या, ये वो नहीं, ये एक्सट्रैक्शंस की मेथड है। किसकी मेथड है बेटा, ये एक्सट्रैक्शंस की मेथड है। ये वाली रोस्टिंग है क्या सर, वो रोस्ट करते हैं आजकल लोग यूट्यूब पे, वो वाली रोस्टिंग नहीं है बेटा ये, ठीक है, ये वाली रोस्टिंग नहीं है। ये कौन सी है, ये है अपनी एक्सट्रैक्शन वाली। एक है रोस्टिंग और एक दूसरे को आप कह देते हैं कैल्सिनेशन। क्या कह देते हो दोस्त दूसरे को आप, कैल्सिनेशन। समझो दूसरे फटाफट, देखो रोस्टिंग जब भी होगी ना तो रोस्टिंग होगी सल्फाइड की। किसकी होगी रोस्टिंग, सल्फाइड की, ठीक। जबकि कैल्सिनेशन हमेशा किसका होगा, कार्बोनेट का। कैल्सिनेशन हमेशा किसका होगा, कार्बोनेट का। समझ में आ गया, क्या इसमें कोई समस्या, क्या इसमें कोई तकलीफ, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। जब भी रोस्टिंग होगी ना दोस्त, जब भी रोस्टिंग होगी ना तो यहाँ पर ऑक्सीजन का प्रेजेंस ज्यादा होगा, ऑक्सीजन का प्रेजेंस ज्यादा होगा। जब भी कैल्सिनेशन होगा तो ये लेस ऑक्सीजन या लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में होगी, लिमिटेड ऑक्सीजन सप्लाई के अंदर ये होगी। समझ में आया। एक को मैंने बोला रोस्टिंग जो कि सल्फाइड के साथ होती है, एक को मैंने कैल्सिनेशन जो कि कार्बोनेट के साथ होती है। देख लो एग्जांपल, एक आपने बोला सल्फाइड, किसका ले ले अपन सल्फाइड, जिंक का ले ले, ZnH। मुझे एक होमवर्क है तुम्हारा, फटाफट ये देख के ये बताओ मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर अगर देख रहे हो तो कि गैलेना किसका और है, आपने पढ़ा ही होगा, बताओ फटाफट कि गैलेना किसका और है, ठीक है, गैलेना किसका और है, ठीक सर। तो ये यहाँ पर जिंक Zn सल्फाइड, आपने सल्फाइड ले लिया इसको आपने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर दिया तो आप क्या बन गया, ZnO बन गया, प्लस आपका क्या बन गया, SO2 बन गया, ठीक। इधर आ जाओ, चूंकि यहाँ पर कार्बोनेट है और ये कार्बोनेट जो है हमारा कम फॉर्म के अंदर ये करेंगे तो हम जिंक ही बना लेते हैं, कार्बोनेट जिंक ही कार्बन बना लेते हैं, तो ये ZnO प्लस क्या बन जाएगी, CO2। समझ में आ गई दोस्त, ये हो गई तेरी रोस्टिंग और ये हो गई तेरी कैल्सिनेशन, ठीक है। गैलेना किसका और है ये बताना है तुम्हें, ठीक है, गैलेना किसका और है, देख ले फटाफट, हट जाता हूँ साइड में, फटाफट ये देख ले। समझ में आ गई रोस्टिंग क्या, कैल्सिनेशन क्या, बीच में आ जाता हूँ इसके, ठीक है। एक क्वेश्चन तुझे डायरेक्ट 100% तुझे कल एक क्वेश्चन देखने मिलेगा रोस्टिंग और कैल्सिनेशन के अंदर। बोल देंगे को इनडायरेक्टली बोलेंगे कि एक पार्टिकुलर और सल्फाइड के अंदर पाया जाता है, उसका एक्सट्रैक्शन हम करते हैं एक प्रोसेस से जिसके अंदर लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन है कि मोर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन है, तो आपको बताना पड़ेगा। असर्शन रीजन में भी आ सकता है, पूछ सकते हैं कि सल्फाइड के अंदर मतलब रोस्टिंग के अंदर ऑक्सीजन का यूज बहुत ज्यादा होता है, रीजन उसका दे देंगे क्योंकि सल्फाइड और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं, तो करेक्ट हो जाएगा। इस केस में तुम्हें बोल देंगे कि सर कैल्सिनेशन के अंदर ऑक्सीजन का प्रेजेंस बहुत ज्यादा होता है, तो असर्शन गलत हो जाएगा, ठीक है, ए मतलब थर्ड वाला आंसर लग जाएगा। समझ में आया। तो एक क्वेश्चन तुझे डायरेक्ट इनडायरेक्ट इस कंसेप्ट के अंदर से देखने को मिलेगा, ठीक है दोस्त, हो गया क्लियर। फटाफट ले ले, स्क्रीनशॉट ले रहा हो तो आगे बढ़ता हूं मैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, ठीक है। चलो समझो नेक्स्ट टॉपिक क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है सर हमारा दो टिश्यू फ्लूइड हैं। कौन से फ्लूइड बेटा, दो तरह के फ्लूइड है तेरी बॉडी के अंदर, एक का नाम है ब्लड, एक का नाम क्या है, ब्लड, और एक का नाम है लिम्फ, एक का नाम क्या है, लिम्फ, ठीक है। दो तरह के फ्लूइड है तेरे अंदर, एक का नाम है ब्लड और एक का नाम है लिम्फ। सबसे पहली बात, ब्लड किससे मिलकर बना है, तो ब्लड के अंदर आरबीसी होंगे, ब्लड के अंदर डब्ल्यूबीसी होंगे, ब्लड के अंदर प्लेटलेट होंगे, ठीक है। इसके अंदर आरबीसी नहीं होगा, डब्ल्यूबीसी बहुत ज्यादा होंगे, ठीक है सर। इसका कलर जो होता है वो रेड होता है, जबकि ये कैसा है फ्लूइड है, ये एक कलरलेस फ्लूइड है, ठीक है। तो ये जो है आपके मेन ट्रांसपोर्टिंग फ्लूइड की तरह काम करता है, ट्रांसपोर्टिंग फ्लूइड है आपके बॉडी के अंदर, हर चीज को ट्रांसपोर्ट करने का काम इसी का है। ये भाई जो है अपना लिम्फ, मेन काम इसका जो है वो इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। ये इम्यूनिटी मतलब इम्यूनिटी को आप और बेहतर तरीके से बोल दें तो मैं ये लिख देता हूं कि ये, ठीक है, प्रोटेक्शन एंड फाइट इन्फेक्शन। समझ गए। क्यों ऐसा, क्योंकि इसके अंदर डब्ल्यूबीसी की मात्रा क्या है, बहुत ज्यादा है। क्योंकि इसके अंदर डब्ल्यूबीसी की मात्रा, इसमें भी ठीक ठाक है पर इसमें आरबीसी है मेन, तो ये ट्रांसपोर्ट कर रहा है, किस को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसफर कर रहा है, अलग अलग चीजों को ये ट्रांसफर कर रहा है। ये सारी चीजें तेरी इसकी हो जाएगी, ठीक है।
तो ये फटाफट देख ले एक बार, और तो कोई दिक्कत और तो कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक है। चलो सर, एक आधी पॉइंट और लिख सकता है तो यहाँ पर कि यहाँ पर जो है हीमोग्लोबिन, यहाँ पर हीमोग्लोबिन क्या होगा, एब्सेंट, क्योंकि आरबीसी नहीं है तो हीमोग्लोबिन क्या होगा, यहाँ सॉरी हीमोग्लोबिन यहाँ पर क्या होगा, प्रेजेंट, यहाँ पे हीमोग्लोबिन क्या होगा, प्रेजेंट, और यहाँ पर हीमोग्लोबिन क्या होगा, एब्सेंट, ठीक है। यहाँ पर थोड़ी सी प्रोटीन की कंटेंट, इतना जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये बातें आपको ब्लड और लिम्फ के अंदर जाननी जरूरी है, ठीक है दोस्त, क्लियर है। एक लास्ट टॉपिक समझ फटाफट। देख बेटा, डिफ्यूजन के थ्रू दो प्रोसेस हो रही है हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर। प्रोसेस ही हो रही है कि सबसे पहले बाहर आउट एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन जा रही है, जो पहले जाती है एल्वेओलाई में, और उसके बाद जाती है एल्वेओलाई से कहां पर, एल्वेओलाई से जाती है भाई साहब आरबीसी में, और आरबीसी से जाती है वो हमारे बॉडी के सेल में, ठीक। दूसरी प्रोसेस ये हो रही है इसी की उल्टी हो रही है कि सेल से कुछ चीजें हमारी आरबीसी में जा रही है, ठीक है, और फिर आरबीसी के थ्रू होती हुई अल्वेओलाई में आ रही है, और अल्वेओलाई के थ्रू होते हुए कहां से जा रही है, बाहर एटमॉस्फेयर के अंदर। ये जो चीज आ रही है, ये वाला रास्ता जो है ये CO2 का रास्ता है, ये वाला रास्ता जो है ऑक्सीजन का रास्ता है। समझना क्या है, एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझ दोस्त, जितनी भी प्रोसेस है, चाहे ये हो रही हो, 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 सभी के अंदर आपको डिफ्यूजन लगाना है दोस्त। क्या लगाना है, डिफ्यूजन, रेदर देन ऑस्मोसिस। एक अच्छा सा क्वेश्चन तुम्हें देखने मिलेगा, डिफ्यूजन के थ्रू ट्रांसपोर्ट होगा, ना कि ऑस्मोसिस के तहत। ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन क्या होते हैं, ये 9th का पाप है। 9th का पाप इसलिए, ऑस्मोसिस होता है सिर्फ लिक्विड का, कि 9th के अंदर सिलेबस में पार्ट है। ऑस्मोसिस होता है सिर्फ लिक्विड का, डिफ्यूजन हो सकता है सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों का। समझ में आया दोस्त? तो डिफ्यूजन यहाँ पर गैस को हो रहा है, ऑस्मोसिस गैस का तो हो ही नहीं सकता। ये गैस कहां से चलेगी, पहली बात तो ये पाथ रहेगा, और चलने का या ट्रांसपोर्टेशन का मोड क्या रहेगा, डिफ्यूजन। वो अलग बात है कि कार्बन डाइऑक्साइड बाइकार्बोनेट के फॉर्म में प्लाज्मा में डिसॉल्व होकर जाती है, उस पसड़ में मत फंसो, ठीक है। वो हम बात की बात है, विस्तार से पढ़ रहे होंगे, कल हमारा पेपर है। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन तुझे देखने को मिलता है डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस लिखा होगा अगर क्वेश्चन में, तो तू ऑस्मोसिस को काट के क्या लगाएगा, डिफ्यूजन, ठीक है। और ये गैसेस का पाथ इस तरह से रहेगा। ये आपका आज का शानदार से लेक्चर कंप्लीट हुआ। बहुत तसल्ली से, बहुत धैर्य से पेपर करना, बिलीव करना कि आपने सब कुछ पढ़ रखा है, और आराम से आपका पेपर निकलेगा, ठीक है। सबसे पहले जब तक सारे के सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट ना कर लो, बिल्कुल भी ये मत सोचना पेपर टफ आया, पेपर ऐसा आया, पेपर वैसा आया। सारे क्वेश्चन डरावने दिख सकते हैं बेटा, बट सभी के अंदर 1/f = 1/v + 1/u ही लगाना होगा, ठीक है। ये एकदम सच बात है। बस आपको उसकी लैंग्वेज को समझना है, वो क्या कह रहा है उस बात को समझना है, और कहाँ कैसे लगाना है इतना समझना, यही कॉम्पिटेंसी कहलाता है, ठीक है दोस्त। कॉन्सेप्ट को पकड़ना, क्या कह रहा है, बेसिक जो आपके फॉर्मूले याद रख लेना, संतुष्ट होना, पीना, सुबह किसी से बात मत करना पेपर वो टफ आएगा, ये आएगा। अपने दिमाग से अगले 24 घंटे के लिए आप ये बात छोड़ दो कि पेपर टफ आएगा, ठीक है। पेपर जैसा भी आएगा, टफ आएगा तो भी हमारी तैयारी है, इजी आएगा तो तैयारी है ही सही, ठीक है। लेकिन ये बात छोड़ दो कि टफ आएगा। अपने दुश्मन को पहले से ही खतरनाक मत समझो, ठीक है। आराम से आप कल के पेपर पे विजय पाओगे, आराम से आप पूरा पेपर इजीली कर लोगे। धैर्यपूर्वक करना, एक एक क्वेश्चन को करना, व्यवस्थित लिखना, मार्किंग लिखना, इजी करके आना, ठीक है। चलो आराम से मिलते हैं हम। अंतिम प्रहार सीरीज यहीं पर समाप्त होती है। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने बताए वो आप अच्छे से कवर कर लेंगे। जल्दी मिलते हैं आगे जीवन में, 10th वालों, जल्दी मिलते हैं आगे किसी और विषय को लेके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, मस्त रहिए, आनंद से रहिए और हंसते रहिए। थैंक यू।